अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज भी करेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। ये टॉपिक पिछले टॉपिक का ही हिस्सा है जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कर रहे हैं। उसमें इसकी कॉज क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू द नॉन फॉरेस्ट लैंड। यानी कि जो फॉरेस्ट जहाँ पे जंगलात होते हैं उस एरिया को ख़त्म करके, वहाँ से जंगलात को ख़त्म करके एक बैरन लैंड कर देना। वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाती है, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ से जंगलात को ख़त्म कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अब आपको पता है कि फॉरेस्ट बहुत सारे ऑर्गेनिज़म का हैबिटेट होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, तो उनको ख़त्म कर देता है। ज़ाहिर बात है, जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो सर्वाइव करते हैं, बर्ड्स एनिमल सर्वाइव करते हैं, उनका हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा। जब हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन के पहले तो कॉजेज़ करते हैं कि इनकी वजूहात क्या है, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। समटाइम्स क्या किया जाता है कि स्लो डिग्रेडेशन की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता फॉरेस्ट को ख़त्म किया जाता है। और समटाइम्स क्या किया जाता है, कैटास्ट्रॉफिक कटिंग, क्लियर कटिंग होती है, यानी कि अचानक बहुत ज़्यादा ट्रीज को कट करके विद इन पैसेज ऑफ शॉर्ट टाइम उसको ख़त्म कर दिया जाता है। वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट, शहरों का क्या कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, हाउसिंग सोसाइटीज़। एक तो इसकी ये रीज़न हो सकती है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरों के काम के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है। सेकंड रीज़न हो सकती है कि हमें वुड या फिर एग्रीकल्चर लैंड चाहिए होता है, या फिर हमें उसके फॉरेस्ट की लकड़ी चाहिए होती है। इसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन की जाती है, दरख्तों को काटा जाता है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? यहाँ तक कॉजेज़ है, यहाँ तक ठीक है, और यहाँ से आगे इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं कि डिफॉरेस्टेशन करने के इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, उसके असरात क्या हो रहे हैं। अब हमें पता है कि जब ट्रीज़ जो होते हैं वो ज़मीन से पानी लेते हैं और अपनी ग्रोथ कंप्लीट करते हैं। अब वाटर लेवल को भी मेंटेन करते हैं, सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं ट्रीज़, और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो वाटर लेवल भी मेंटेन नहीं रहेगा और मॉइस्चर लेवल भी मेंटेन नहीं रहेगा। मॉइस्चर कहते हैं हवा में जो नमी होती है। सेकेंड, जो इसकी रूट्स होती हैं ये सॉइल को अपनी जगह पे रखती हैं। फॉर एग्जांपल हैवी रेनफॉल होता है तो क्या होता है कि ऊपर वाली जो मिट्टी की तह होती है वो उस पानी के साथ बह जाती है। ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ की जड़ें उस मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, और जितनी मर्जी हैवी रेनफॉल हो जाए उसकी वजह से ज़मीन का ऊपर वाली जो तह है वो बहती नहीं है, सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होगी, ट्रीज नहीं होंगे, तो चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन इंक्रीज हो जाएंगे। सॉइल इरोजन का मतलब होता है ज़मीन की ऊपर वाली तह का बह जाना। अब उस तह में वो बड़ी फर्टाइल होती है, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स की, या आप कह लें कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए ज़रूरी होते हैं, क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए वो भी बह जाते हैं। अब वो जो मिट्टी बह रही है वो कहाँ जाएगी? अल्टीमेटली जो पानी होता है ये दरियाओं में जाके गिरता है। तो दरिया क्या होंगे, ये चौक अप हो जाएंगे, मिट्टी से भर जाएंगे, जिसकी वजह से दरियाओं का पानी दरियाओं से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड, सैलाब आएंगे। और दरियाओं से पानी डैम्स में भी जाता है, डैम्स में भी मिट्टी भर जाएगी, जिसकी वजह से उनकी वर्किंग एफिशिएंसी, काम करने की सलाहियत कम होती जाएगी। ट्रांसपरेशन कम होती जा डिफॉरेस्टेशन, ट्रांसपरेशन कम होती है। ट्रांसपरेशन का मतलब होता है पत्तों से पानी का निकलना, जो बुखारात की शक्ल में आसमान पे जाता है और बादलों में जाता है और वहाँ से बारिश बरसती है। अब ट्रांसपरेशन भी कम हो जाएगी तो बारिश के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ये सारे नुकसानात हैं डिफॉरेस्टेशन के। और जो फॉरेस्ट क्या होते हैं, कंसीडर सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, फूड भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, और शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, होम भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा रहा है टिम्बर और वुड को जलाने के लिए, घरों को बनाने के लिए, लकड़ी का काम, घरों में जो अलमारियाँ बनाई जाती हैं उसके लिए पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इसको बेदरीग बगैर सोचे समझे काट दिया जाता है। काटने में तो कुछ टाइम लगता है, लेकिन दरख्त को प्रॉपर अपनी एक हाइट पे जाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। ये इस बात को कंसिडर किए बगैर कि उसको इतने साल लगे हैं बड़े होने में, उसको बेदरेग काटा जा रहा है।
और सेकंड ये है, काटा तो जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ ट्रीज़ उगाए भी नहीं जा रहे, ट्रीज़ लगाए भी नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हमारे जो हमारा पाकिस्तान है बैडली इफ़ेक्ट हो रहा है। अभी 2022 के स्टार्ट में कितने ज़्यादा सैलाब आए, वो भी सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि हमारे मुल्क में फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में ट्रीज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है इकोनॉमी में। पेपर इंडस्ट्री हो गई, फ्यूल के लिए वुड यूज़ की जाती है। ज़ाहिर बात है हमारे कंट्री में सुई गैस वगैरह का बहुत प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे एरियाज़ में वुड को ही एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फॉरेस्ट जो होते हैं ये हमारी जो एरिया का कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं और पिघलने से पानी बनता है और वो सैलाब कॉज करते हैं, फ्लड कॉज करते हैं। ये भी प्रॉब्लम है। कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट भी है, डिफरेंट डिजीज़ भी कॉज करता है। तो ये फॉरेस्ट क्या करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, ये हमारी एयर के पॉल्यूटेंट को रिमूव करते हैं और तो बायोस्फीयर को स्टेबल बनाते हैं। एस्थेटिक ब्यूटी को इंक्रीज़ करते हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन को भी इंक्रीज़ करते हैं। ज़ाहिर बात है ग्रीन जो कलर होता है वो आइज़ के लिए प्लीजिंग होता है। ये थेराप्यूटिक एज अ थेरापी भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन की वजह से निगलेक्ट हो रही हैं, इनमें कमी आ रही है और हम एज अ होल नेशन इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ओवर हंटिंग नेक्स्ट टॉपिक है। ओवर हंटिंग हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना। ओवर हंटिंग का क्या मतलब हो गया कि ज़्यादा शिकार करना। अब इसकी वजह से बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ इंडेंजर हो चुकी हैं या फिर एक्सटेंट हो चुकी हैं। वेल्स, आइबेक्स, उड़ियाल, मार्खोर क्या है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान कौन सा है और नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? अगर आपको पता है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अब कमर्शियल हंटिंग, लीगल और इलीगल, बोथ इज़ द कॉज ऑफ रिमूवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर लीगली भी हंटिंग की जा रही है या इलीगल तो वैसे भी बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन लीगल भी ओवर हंटिंग जब कर दी जाती है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, हंड्रेड ऑफ स्पीशीज़ इंडेंजर हो जाती हैं, खतरे में पड़ जाती हैं। स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? 2014 एंड 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के स्टेप्स को मेंशन करें। तो यहाँ पे दो मेन इदारों का नाम बताया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान। इनके आपने एब्रीविएशन भी कर लेने हैं और कंप्लीट फॉर्म्स में। इन्होंने बहुत सारी कोऑर्डिनेशन की है पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और अदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अभी मैं आपको बताती हूँ। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, ये पहला स्टेप था जो लिया गया 1980 में। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बार बार फुल फॉर्म बोलने का मकसद ये है कि आपको सुन के ये याद हो जाए। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और पाकिस्तानी हुकूमत ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई ताकि पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। CCD, UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेस्ट्रिफिकेशन, ट्रेड अगेंस्ट द डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स। अब पाकिस्तान में 1997 में ये वाली एक ट्रीटी को उर्दू में क्या कहते हैं, एक मुआहिदा तय हुआ था दो इंस्टीट्यूट्स के दरमियान, ताकि जो ड्राई लैंड में डैमेज कॉज हो रहा है और जो गुर्बत है उसको ख़त्म किया जा सके। हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट HJP 1991 में पैलेस वैली जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत अच्छा सोर्स है, वो हैबिटेट है, उसको प्रोटेक्ट किया गया। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलोचिस्तान। अब चिलगोज़ा की बहुत बड़ा फॉरेस्ट है बलोचिस्तान में, जिसमें रिसेंटली पिछले साल मई जून में आग लगी और वो फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा जल गया। अब चिलगोज़े का बहुत बड़ा फॉरेस्ट है वहाँ पे सुलेमान रेंज में। अब 1992 में ये उसकी कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई ड्रॉबैक्स होंगे जिसकी वजह से उसमें आग लग गई।
आग क्यों लगी वहाँ पे? टेम्परेचर माउंटेन्स से माउंटेन्स गर्म हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया और वहाँ पे आग लग गई। नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ आपको पता है कि वो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ़ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं। एक तो वो एरिया वाइज उनके टेम्परेचर लो होता है, कूल है, और वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सब्ज़ है। हम भी जब कहीं घूमने का होता है तो वहीं पे जाते हैं। वहाँ पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो नेचर के ज़्यादा करीब है। वहाँ पे एनिमल्स बर्ड्स बहुत प्यारे-प्यारे हैं। वहाँ पे सीनरी बहुत प्यारी है, वहाँ का टेम्परेचर कम है। तो वहाँ पे अब देखें वहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा है और बायोडाइवर्सिटी भी है। अब वहाँ पे क्या किया जाता है, जो फॉरेनर्स जाते हैं, जो विज़िटर्स जाते हैं, वहाँ पे जाके हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को ख़तरा है। तो NACP नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में ये किया गया था कि हंटिंग पे बैन लगाया गया था कि जो इन एरियाज़ में जाएंगे वहाँ पे जाके शिकार नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP के खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल में जब जो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सर्दियों में बर्ड्स का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ह्यूमंस ने तो चलो घरों में इंसुलेशन करवा ली, हीटर्स वगैरह लगा लिए, लेकिन बर्ड्स के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा बियरेबल होता है। तो इसलिए बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेट करके चित्राल वाली साइड पे आते हैं। अब चित्राल वाली साइड पे जब वो आते थे तो वहाँ पे उनकी हंटिंग स्टार्ट कर दी जाती थी। एक गैस के मुताबिक 10 लाख अगर बर्ड्स आ रहे हैं तो उनमें से 2 लाख बर्ड्स का शिकार कर दिया जाता था, उनकी डेथ हो जाती थी। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल ये एक अच्छा उनका स्टेप था और ये सक्सेसफुल भी रहा। कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। हज़ारगंज नेशनल पार्क जो कि कोयटा के करीब है, वो चिल्तन मारखोर का सिर्फ हैबिटेट पूरे पाकिस्तान में सिर्फ वही है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस तरह की मैनेजमेंट की कि उसकी नंबर ऑफ चिल्तन मारखोर को इंक्रीज़ किया जाए, उसको आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड की जाए। द 8th स्टेप वाज बैन ऑन गेम्स। फॉरेनर जो विज़िट करने आते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ को, उनको उनके ऊपर पाबंदी लगाएगी कि वो कुछ भी ऐसी गेम ना खेलें, हंटिंग वगैरह ना करें, या वहाँ पे वो बियर्स को यूज़ करते थे, रिछों को यूज़ करके उन पे डिफरेंट गेम्स खेलते थे, उस पर पूरी पाबंदी आयद कर दी गई। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो डेंजर में हैं, उनके नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स बहुत कम रह गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा है। इंडस डॉल्फिन जिसमें एक एग्जांपल है कि अकॉर्डिंग टू WWFP वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान के डाटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 600 एनिमल्स इंडस डॉल्फिन के रह गए हैं इंडस रिवर में। ये एक डाटा बहुत पुराना है। अब आई डोंट नो कि इससे कम हो गए हैं या इसको कंजर्व करने में कामयाब हुए हैं कि नंबर इसके इंक्रीज़ हो गए हैं। 2014 में भी हमने यही डाटा पढ़ा था कि जो 600 एनिमल्स प्रेजेंट हैं इंडस रिवर में। मार्को पोलो शेप खंजराब नेशनल पार्क में ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। इनका हैबिटेट वो वाला एरिया है खंजराब। इनके नंबर्स भी रैपिडली डिक्रीज़ हो रहे हैं गुज़िश्ता 20 सालों से, और WWFP ने इसके लिए भी प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया गया है। हुबारा बस्टर्ड एक बर्ड है जो कि सोवियत टेरिटरी से विंटर सीजन में पाकिस्तान की तरफ फ्लाई करता है और चोलिस्तान डेजर्ट में कुछ अरसे के लिए क़याम करता है। चोलिस्तान और थर डेजर्ट में, सहराई चोलिस्तान और थर सहरा में रुकता है। लेकिन इसकी हंटिंग फॉरेनर्स और वहाँ के जो रिहायशी हैं उनके इसकी हंटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इसके नंबर्स जो वापस जाते हैं वो बहुत कम रह गए हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकियों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।